हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, आपने वो हालिया एक आरबीआई ने डिस्कशन पेपर निकाला था, कई बहुत बवाल उठ गया उसके ऊपर, क्योंकि उसमें हम्म। उन्होंने बोला था कि कई सारे पेमेंट के जो तरीके हैं, आईएमपीएस या एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, इन सब से तो काफी हमारे श्रोता वाकिफ होंगे ही। लेकिन उस पेपर में उन्होंने बात की कि इसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर फी लगानी चाहिए कि नहीं। और पूरा पेपर तो ज्यादातर लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन यूपीआई वाली जो बात थी उससे बड़ा हम्म। बवाल उठ गया कि यार अब यूपीआई पे चार्जेस लगने वाले हैं क्या। और फिर हम्म। सरकार ने झटपट घोषणा कर दी कि नहीं नहीं, यूपीआई को हम लोग फ्री ही रखने वाले हैं। तो इस बात पे चर्चा होनी चाहिए ना कि ये यूपीआई का खर्चा उठाना किसको चाहिए। कोई भी चीज मुफ्त तो नहीं होती, कोई ना कोई तो उसको पे कर ही रहा है। तो उसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बात होनी चाहिए। और हमारे पास बढ़िया गेस्ट हैं इसके लिए आज। मिहिर हमारे रिपीट गेस्ट हैं। तो मिहिर, स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को आपको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। मिहिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, इन जनरल टेक्नोलॉजी पॉलिसी विषय पे काफी सारे काम करते हैं और तक्षशिला इंस्टीट्यूट के साथ एडजंक्ट फैकल्टी भी हैं। स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मिहिर। सबसे पहले तो मैं यही सब तर्क देना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि यूपीआई जैसा है वैसा ही रहे, मतलब एकदम जो एक जो फी है एमडीआर ना, क्या कहते हैं उसे, मर्चेंट डिस्काउंट रेट मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जो होता है कि आप और मैं अगर किसी दुकान जाके यूपीआई से पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में तो हम जब पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट को आधा टका से लेके 2 टके तक उसका देना पड़ता है, जो जिस बैंक की तरफ से वो पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। तो उसको मर्चेंट बिल्कुल डिस्काउंट रेट कहते हैं। तो यूपीआई में वो फ्री है। आप मर्चेंट को पैसे बिल्कुल। दे दो, मर्चेंट को सीधा जितना आपने भरा उतना ही मिलेगा। हम्म। हाँ, तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट अभी सरकार ने बोला है कि जीरो रहनी चाहिए, है ना। तो अभी तो वो जीरो है। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा तो पहली करेंगे कि चीज है कि हम्म, रहना चाहिए, लेकिन आज की डेट में इसका खर्चा बैंक या सरकार उठा रही है, ये कहना ठीक होगा क्या मिहिर? बिल्कुल बिल्कुल। जो जो पेपर है उसके मुताबिक आरबीआई या सरकार की तरफ से कुछ 1300 करोड़ सालाना ये जो यूपीआई की खर्चा है उसके लिए सब्सिडी दी जाती है। और हम्म। एनपीसीआई जो प्राइवेट है लेकिन नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, वो ये हम्म। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपीआई का है, जैसे कि आप ऐप से पेमेंट करते हो तो वो एनपीसीआई की सर्वर में जाता है, फिर वहां से आपके बैंक खाते में वो डेबिट होके फिर दूसरे खाते में क्रेडिट हो जाता है। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एनपीसीआई चलाती है। ये जो भी खर्चा है वो सरकार की तरफ से थोड़ा पैसा दिया जाता है, और फिर बाकी और तरीके हैं जिससे एनपीसीआई खुद भी पैसे कमाती है, उससे भी उठाया जाता है बिल्कुल। ये खर्चा। तो लगभग 1300 करोड़ के करीब का ये सिर्फ 1300 करोड़ तो यूपीआई है या सबसे आईएमपीएस? खुद कुल हाँ, ये खर्चा शायद ज्यादा है। आईएमपीएस। हाँ, ये आईएमपीएस वगैरह सब मिला करके है या सिर्फ यूपीआई का है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल से 1300 करोड़ जो है वो सिर्फ यूपीआई के लिए दिया जाता है। सिर्फ यूपीआई के लिए, ठीक। हम्म, ठीक। हम्म। सॉरी प्रणय, अब हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, तो ये तो बात समझ में आ गई। तो अभी लोग कहते हैं, अक्सर लोग कह रहे हैं कि अभी जो जैसे चल रहा है मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो आपने समझाया, उसे शून्य रखने में बहुत फायदे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं, अब मैं वो तर्क देता हूँ फिर हम लोग उन पर बात करेंगे। तो लोग कह रहे हैं जैसे कि यूपीआई एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जैसे कि एक सार्वजनिक संरचना, जिससे कि रोड्स, तो जैसे लोग कहते हैं कि जिस तरह ज्यादातर रोड्स फ्री रखे जाते हैं, कुछ टोल होते हैं लेकिन ज्यादातर फ्री रखे जाते हैं, उसी तरीके से यूपीआई भी फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कि कोई प्राइवेट गुड है। और इसके लिए कह रहे हैं कि अब आप कहेंगे कि लोग कैसे, कौन इसको भुगतान इसका कौन करेगा। तो लोग कह रहे हैं कि एक जो बैंक को पैसा तो वापस मिल जाएगा अगर ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल करें। तो वैसे ही बैंक को फायदा होगा, क्योंकि जो इकोनॉमी में पैसा है वो बैंक में जाएगा, बैंक उस पैसे का कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और उनको उससे जो फायदा होता है वह कई गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू जो पैसा वो लोग बैंक यूपीआई को दे रहे हैं। तो एक ये कारण दिया है।
दूसरा जैसे पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, जैसे हम लोग गूगल पे, फोन पे वगैरह यूज करते हैं, तो उनको वो भी कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर भी अलग तरीके से पैसा कमा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या फिर अलग तरीकों से वो पैसा कमा सकते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि यूपीआई में इतने ज्यादा फायदे हैं कि उसे जीरो रखने का, सब चीजें जीरो रखने का बहुत ज्यादा फायदा है, कई ज्यादा फायदा है कंपेयर टू उसे चार्ज करने का। तो ये तर्क है। मिहिर, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये मतलब लगता तो काफी सीधा साधा है कि जैसे अगर आप और हम सोचें तो कैश तो फ्री होता है कि आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप कैश देते हैं तो आप नोट का तो पैसा नहीं देते। आप बैंक में जाते हो और बोलते हो मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो आप नोट का तो पैसा नहीं देते हो, आप अपने आप पैसे निकाल सकते हो और उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पैसे की कीमत है। तो नोट का तो कोई ऐसे चार्ज नहीं पड़ता, तो वैसे ही यूपीआई का नहीं होना चाहिए, ये एक तरीके से हो सकता है। दूसरी तरफ है जिस पेमेंट के लिए हम पैसे देते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड जो है, तो कई लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड के लिए सालाना फीस भरते हैं, जो कि एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को दिया जाता है। और मर्चेंट्स भी हैं जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जो पैसा लेते हैं, उसमें भी आधा टके से लेके 2% तक जो कमीशन देते हैं वो है। तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट की हर सिस्टम फ्री है, कैश फ्री है, क्रेडिट कार्ड से पैसा लगता है। आप अगर चेक से पैसा देते हो तो कई मर्चेंट्स ऐसे हैं जो चेक प्रोसेसिंग का एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं कि बैंक में जाके किसी को वो चेक भरना पड़ेगा, ऐसा है। कई जगह ऐसी है सिर्फ चेक से ही पेमेंट लिया जाता है। जैसे कि आप रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस करो तो यूपीआई में इतना हाई अमाउंट दिया नहीं जाता, और आरटीजीएस एनईएफटी कई लोग उससे वाकिफ नहीं है, तो चेक से देना पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैश का कि एक ही तरीके से पेमेंट होता है, 0 से लेके 2% या उससे भी ज्यादा कॉस्ट हो सकता है पेमेंट। बिल्कुल। मैं और इसमें मिहिर, एक जैसे चीज तो इसमें मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ प्रणय, कि जो हम पैसा अगर नहीं देने के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और हमको क्या नुकसान, अगर पैसा देते तो क्या हो सकता है, ये भी सोचना चाहिए ना हमको। नहीं देने के ऑब्वियसली हम फायदे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर दे रहे होते तो क्या फायदे हो सकते थे, ये भी एक तरीका है सोचने का। और ये हमको सबक शायद आप क्रेडिट कार्ड के पैसों से ही देख सकते हैं। जैसे आप एक सिंपल सी चीज है जो कि यूपीआई में बहुत ही, मैं बोलूंगा कि लोग बात नहीं करते, फ्रॉड प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी के पास इंसेंटिव नहीं है फ्रॉड प्रोटेक्शन करने का आज की डेट में, फ्री की चीज है ना। ओके, और नुकसान किसका हो रहा है? उपभोक्ता का, जिसके पैसे मारे जाते हैं। तो अगर लेकिन आप किसी से पैसे ले रहे होते तो कोई आपको उसके लिए वैल्यू भी दे रहा होता शायद। हाँ, तो एक ये बड़ा मेरे हिसाब से नुकसान है यूपीआई के करंट और फ्री इसका मैं होने कह का। सकता हूँ कि मैं पर्सनली इसमें 5,000 रुपए मेरे गए हैं यूपीआई में अच्छा, फ्रॉड की वजह से, तो मैं कह सकता हूँ हाँ कि हाँ, या मैं फ्रॉड प्रोटेक्शन की तरफ से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोगों के पैसे बहुत जाते हैं मेहर, मतलब। और मैंने देखा है कि इसका इवन नंबर इकट्ठा करने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कोई ये दिखाना भी नहीं चाहता कि फ्रॉड में कितने पैसे जा रहे हैं यूपीआई में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, किसी ने आपको अगर बेवकूफ बना के पैसे निकाल लिए, इसमें यूपीआई की गलती थोड़ी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा वो डिजिटल होने की वजह से ही ये फ्रॉड हो रहे हैं। तो नोट और डिजिटल होने में फर्क है। डिजिटल होने से बहुत चीजें आसान हो जाती है, फ्रॉड करना भी आसान हो जाता है। तो और क्योंकि फ्रॉड करना आसान हो जाता है तो उसको रोकने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो वो आज की डेट में हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई चार्ज नहीं कर रहा है। दूसरा एक जो बड़ा नुकसान मेरे को एक दिखता है, क्योंकि फ्री है तो हम जैसे बोलते हैं गूगल पे है, फोन पे वगैरह है, तो हाँ वो बड़ी बड़ी कंपनियां फ्री में चला रही है, तो कोई छोटी कंपनी इस स्पेस में घुस ही नहीं सकती, क्योंकि वो लोग तो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं अपने बिजनेसेस के बीच में। तो आप सिर्फ बड़ी कंपनियों का शिकंजा और बड़ा कर रहे हैं। कोई छोटी कंपनी यहाँ घुस ही नहीं सकती, क्योंकि पैसा बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। छोटी कंपनी यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगी? तो फ्लिपकार्ट का फोन पे है, वो सर्वाइव कर सकते हैं, गूगल का गूगल पे है, वो सर्वाइव कर सकता है, क्या उनको क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो दो मेरे को जो दो बड़े नुकसान दिखते हैं। फ्री के नुकसान भी होते हैं, तो ये फ्री के नुकसान है। हाँ, वैसे कोई भी फ्री नहीं होता। अभी हम लोग पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर पे कर रहा है, सरकार को पैसा कहाँ से मिल रहा है। लेकिन ठीक है, पर मीर और सौरभ जैसे डेविल्स एडवोकेट बोलता है ना, तो मैं आज शैतान की वकालत करता हूँ। तो मैं, आप मेरे को ये बताओ कि लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी फिर भी गूगल और अमेजन आ तो रहे हैं ना, उन्होंने अपने पीएसपी बनाए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? एक ये तर्क देते हैं लोग।
और दूसरा ये कह रहे हैं कि इसी चीज को रोकने के लिए, जो आपने कहा इतना कंसंट्रेशन है, इसीलिए एनपीसीआई बोल रहा है कि आप 30% वॉल्यूम से ज्यादा कर नहीं सकते। तो उन्होंने बोल दिया है कि देखो अभी सिर्फ गूगल पे, फोन पे सिर्फ 30% कर सकता है, जिससे कि और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो मीर, आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में? मुझे लगता है ये थोड़ा मतलब तर्क उल्टा हो जाता है कि ऐसे है कि अभी जैसे सौरभ कह रहे हैं कि बड़ी कंपनियों ने काफी पैसे खर्च करके मार्केट शेयर बनाया है, जैसे कि कैशबैक देके या फिर कोई रिवॉर्ड देके या कोई लॉटरी चला के, ऐसे करके इन लोगों ने मार्केट शेयर बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि यूपीआई सिर्फ यूपीआई नहीं है। ये ऐप बनाने के लिए काफी खर्चा जो उठाया है इन कंपनियों ने, और जो इनोवेशन किया है वो इसी तरीके से किया है कि मार्केट शेयर बने, उससे इंफॉर्मेशन हो, या वो स्पीकर जो बेचते हैं आजकल कि 100 रुपया 150 रुपया मर्चेंट महीने का देता है, तो स्पीकर से कंफर्मेशन आ जाती है कि आपके पेमेंट आ गई। तो ऐसे इनोवेशन भी इन लोगों ने लाए हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से कि जो आप मार्केट शेयर अगर 30% आप इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा लो, तो ऐसा है कि फिर आप अगर 30% में आप अगर फंस गए तो आपको अपने फोन पे दूसरा ऐप डालना पड़ेगा, ना तो आपका पेमेंट नहीं जाएगा, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि जो अच्छा काम कर रहा है, जिसका पेमेंट हमेशा थ्रू हो जाता है और जिससे काफी फीचर्स मिल रहे हैं, उनको लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 30% उसमें डिस्काउंट चला गया। तो ऐसे थोड़ी ना है कि आप आर्टिफिशियली बना दो। ऐसे थोड़ी ना आप कहते हैं कि पूरे शहर में 30% से ज्यादा सब्जी कोई नहीं बेच सकता। अगर कोई सस्ते में बेच रहा है तो उसको सस्ते में बेचने की ये होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। ये है कि अगर सस्ते में बेचकर वो लॉन्ग टर्म में प्राइसेस बढ़ा रहा है या ऐसे कुछ हो रहा है तो ये हो रहा है। लेकिन इसमें तो ये है कि आप एनपीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा कंट्रोल रखे हो, आप रेगुलेटरी पावर तो गवर्नमेंट के पास हमेशा रहती है। तो ऐसे नहीं है कि कोई अगर लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाला है तो अभी से आप रेगुलेशन शुरू कर दो। आप ऐसे करो कि कंपटीशन चलने दो। अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है कस्टमर्स को या किसी तरीके से इकोनॉमी को हानि हो रही है, तो गवर्नमेंट आके कुछ कर सकती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि 30% का है, तो अभी तो ऐसा है कि व्हाट्सएप बड़ा होना चाहता है, लेकिन उनको बड़े होने की परमिशन मिलने के लिए 1.5-2 साल लग गए। तो वो व्हाट्सएप के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते, आपको अलग से आप करना पड़ता है क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली। तो ये कह सकते हैं कि 2 साल तक तो आपको चॉइस आपका मर्यादित हो गया ये पॉलिसी की वजह से। बिल्कुल। और उसमें एक और पंगा ये भी है ना मिहिर की, जैसे जो एनपीसीआई है खुद एक कंसोर्शियम है बैंक्स का और आरबीआई का, और उनका खुद का भी एक ऐप है भीम यूपीआई जो कि उनके थ्रू ही मैंडेटेड है। तो अब वो कैसे रेगुलेट कर सकते हैं कि जो बाकी लोग हैं उन वो 30% से ज्यादा नहीं कर सकते? तो ये थोड़ी रेगुलेटरी पॉलिसी में भी गड़बड़ है ना, जो प्लेयर है वो अंपायर भी है, तो स्टीव हाँ, बकनर जैसे ही डिसीजन मिलेंगे। ये है। और इसमें दूसरी चीज ये है कि एनपीसीआई जो है वो प्लेयर ऐसे है कि उसके अलावा कोई वो काम कर नहीं सकता जो वो कर रहे हैं। कि आप गूगल पे से पैसे भरो या फिर पेटीएम से भरो या जो भी यूपीआई ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका ट्रांजैक्शन एनपीसीआई के थ्रू जाना ही जाना है। क्योंकि फाइनली ये है कि आपके ऐप ने आपको कंफर्मेशन तो दे दिया, लेकिन उसके आगे जाकर एनपीसीआई को आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन चली जाती है, वहां से वो आपके अकाउंट से पैसा निकालते हैं, फिर दूसरी बैंक की इंफॉर्मेशन जिसको आप पैसा दे रहे हैं उसमें वो पैसा डालते हैं। ये सारा जो काम होता है वो एनपीसीआई की तरफ से ही होता है। तो इसमें कोई कंपटीशन तो है नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि यूपीआई सस्ता हो या फ्री हो, तो आपको ये इस लेयर में भी कंपटीशन करना चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा है कि जो हम यूपीआई का खर्चा कौन उठाए जो बात कर रहे हैं, ये खर्चे का एक्चुअल साइज कितना है और वो खर्चा कम कैसे किया जाए, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो कम करने का तरीका एक है कि यूपीआई जिस तरीके से है, आप कह रहे हैं कि एप्स में भी कंपटीशन होना चाहिए, वैसे जो एनपीसीआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर चला रही है उसको भी कंपटीशन होना चाहिए, तो खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। जैसे खर्चा कम हो जाएगा तो ये 0 हो या आधा टका हो या 5 रुपया महीना हो या जो भी हो, ये डिस्कशन ही शायद गलत है। क्योंकि अगर हर लेयर में कंपटीशन है तो खर्चा अपने आप कम होने वाला है। तो बिल्कुल, ये कैसे बहुत होगा अच्छा मीर? पॉइंट बोला। इसके नहीं नहीं थोड़ा प्रणय, और ये इस तरह समझाइए से ना, कैसे ऑपरेट करेगा? ये प्रणय कुछ मेरे को इस तरह से समझ में आता है, जैसे बीएससी के साथ में जब एनएससी आई तो कितना फर्क पड़ गया स्टॉक मार्केट में। जब पहले सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थी, तो उसके बाद एक एनएससी बन गई, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा फ्री मार्केट करने की जरूरत होती है, राइट? आप सिर्फ कोई 2 लोगों में थोड़ा सा भी कंपटीशन लगा दो तो बहुत फर्क पड़ जाता है ना। तो मैं तो उसको इसको उस तरह से देखता हूँ। क्या बोलते हो मेहर? हाँ, उसमें 2-3 चीजें हैं जो जिसमें सुधार आ सकता है। एक तो है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी एक फेलियर रेट होती है। यूपीआई में अगर आपने खुद इस्तेमाल किया है तो आप सबने देखा होगा कि हर 10 ट्रांजैक्शन में एक या ऐसे कोई ट्रांजैक्शन रेट में फेलियर आ जाता है।
कि वो बोलता है बिल्कुल। सिस्टम अवेलेबल नहीं है, या ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। तो ये जैसे यूपीआई बढ़ा है वैसे फेल्योर रेट भी उसका भी इफेक्ट ज्यादा होता है। कि आप अगर जाते हो दुकान में और आपका ऐप काम नहीं कर रहा, तो आप कैश के लिए यहाँ वहां ढूंढो, या फिर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो तो आप इस्तेमाल करो। तो अगर कंपटीशन होगा, 2 या 3 लोग होंगे जो ये पेमेंट प्रोसेसिंग कर सकते हैं बैकएंड में, तो आपका ट्रांजैक्शन गारंटीड है कि वो जाने वाला है। क्योंकि एक से नहीं हुआ तो दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वो अलग से चलेगा। लेकिन एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा तो नहीं होगा, ये एक बात है। दूसरा है कि अगर आपका ये कंपटीशन आ जाता है, तो पूरा का पूरा जो आपका जो बैकएंड है, अभी ऐसा है कि एनपीसीआई ही सोचता है कि हर बैंक से कैसे कनेक्ट किया जाए, उसके साथ कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन चलाया जाए, उसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, उसकी सिक्योरिटी क्या हो, सारा एक ही पॉइंट ऑफ फेलियर है। लेकिन अगर अगर दूसरा कंपनी आता है और तीसरा कंपनी आता है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बैंकों से कनेक्ट करते हैं, तो शायद सिक्योरिटी भी बढ़ सकती है रिलायबिलिटी के साथ। तो ऐसे काफी सारे फायदे आ सकते हैं कंपटीशन से। हाँ, तो लेकिन आप कह रहे हैं यूपीआई जो सिस्टम है, वो दूसरा जो प्लेयर है एनपीसीआई के इक्विवेलेंट, वो भी यूपीआई ही यूज करेगा, है ना? क्योंकि उसमें तो फायदा है कि अगर सब लोग एक कॉमन यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करें। हाँ, देखिए उसमें ऐसा है कि अगर सब एक यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करे, तो आप बिना सोचे बिना झिझके कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। अगर ऐसा हम्म है कि आप एक तरीके से पेमेंट करना चाहो तो आपको एक ऐप इस्तेमाल करना है, दूसरे तरीके से करो तो दूसरा ऐप करना है, या फिर बैंकों को अलग अलग चीजें करनी पड़े। इससे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फिर जैसे है ना कि आप अगर ब्रॉड गेज ट्रेन से किसी स्टेशन चले गए, फिर वहां से आगे मीटर गेज की ट्रेन है, तो आपको ट्रेन बदली करना ही पड़ेगा। तो ये हम्म आपका कॉस्ट बढ़ जाता है इसमें। तो ये हम्म यूनिवर्सल जो कंपैटिबिलिटी है, इसकी वजह से काफी फायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब एक ही कंपनी चलाए। कंपैटिबल चलाए, लेकिन 4-10 कंपनी भी चला सकती है। जैसे कि एप्स में तो है ना, 10 कंपनी है, 15 कंपनी है जिनका ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो, सारे के सारे हम्म यूपीआई चलाते हैं। तो वैसे ही एनपीसीआई में भी हो सकता है। हम्म। ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन ये बात भी बताइए, जैसे कि अब जो बैंक के कॉम्पिटिटर्स हैं, अब जैसे बैंक चला रही है एनपीसीआई, तो आप ये कह रहे हैं क्या कि अलग बैंक्स ऑलरेडी जो एनपीसीआई में उन्होंने बोला है कि स्टार्ट 10 बैंक ने किया था, लेकिन उसके बाद और 56 मेंबर्स आ गए हैं वगैरह वगैरह। तो अब हम ये कह रहे हैं क्या कि और जैसे कोई और अपना खुद का एक एनपीसीआई चला सकता है, या ये इसमें भी बैंक्स का होना जरूरी है? बिल्कुल, इसमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले अगर आप 20-25 साल पहले जाएं, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है ही नहीं। आप तो चेक से पेमेंट कर रहे हो, आउट स्टेशन चेक दे रहे हो, जो भी अलग अलग तरीके से पेमेंट हो रहा है। तो ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन से या इलेक्ट्रॉनिक से स्पीड बढ़ा है पेमेंट का, और ये सब जो हुआ है, तो उसके लिए एनपीसीआई एक्चुअली आईएमपीएस, आरटीजीएस, ऐसे जो हम बाकी सारे जो पेमेंट के तरीके हैं, उसी के लिए बैंकों का कंसोर्शियम बना के किया गया था कि पहले चेक स्कैन करके रखें एक ही जगह पे, तो आपको फिजिकली चेक भेजने की जरूरत नहीं है, तो पेमेंट ज्यादा जल्दी हो सकता है। उसके साथ साथ फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म्स आए। तो इसलिए एनपीसीआई पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसने ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इंडिया में लाया है। लेकिन आप दुनिया भर में देखें तो इसकी जरूरत नहीं है कि ऐसे ही हो। क्योंकि फाइनली क्या है कि आरबीआई से लाइसेंस लेके कोई भी ये बिजनेस चला सकता है। क्योंकि इसमें ये है, ऐसा तो नहीं है कि एनपीसीआई किसी का पैसा अपने पास रख रहा है, उनको परमिशन ही नहीं है। उनका काम ही यह है कि एक तरफ से पैसा आ रहा है, एक तरफ पैसा जा रहा है, उसकी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट अगर वो ऑनेस्टली कर रहा है कोई, तो उसको इस इजाजत मिलनी चाहिए। ये है कि उनको बैंकों के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन ये भी जरूरत नहीं है कि जो जिस तरीके से हम बैंक सोचते हैं उसी तरीके से आगे जाके चले। क्योंकि हम सब थोड़े पुराने जमाने के हो गए हैं कि बैंक का ब्रांच होता है, फिर वहां जाके हमको चेकबुक मिलता है या कार्ड मिलता है, अकाउंट नंबर मिलता है, पहले पासबुक भी मिलता था। ऐसी भी जरूरत नहीं है। अभी इंटरनेट के जमाने में वर्चुअल बैंक अकाउंट्स भी आ गए हैं। कई बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन चला रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप सोचें तो बैंक का लाइसेंस थोड़ी ना सिर्फ ऐसा है कि फिजिकल बैंक को ही मिले। अगर जो अपना काम पूरा बैंक जैसा कर रहा है, उसको बैंकिंग लाइसेंस मिलना चाहिए। उसको अगर ब्रांच नहीं दे रहा है, तो वो किसी के साथ पार्टनर कर सकता है या कोई है। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एनपीसीआई को कंपटीशन हो, पीछे बैंकों को भी कंपटीशन होना चाहिए। कोई यूपीआई बैंक भी हो सकता है कि जो सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स आगे पीछे करने के लिए बस वही फीचर दे रहा है। ये भी एक अच्छा सुझाव है। तो एक आखिरी सवाल था मीर, तो आप ये क्या कह रहे हैं कि फाइनली
हर ट्रांजैक्शन पे पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या एमडीआर बढ़ना चाहिए? आपके विचार में किस तरीके से इवॉल्व होना चाहिए इसे? मेरे विचार में इसमें दो तीन चीजें हैं कि एक तो है कि अब अगर आप पिछले कुछ कई सालों का देखें तो जो फ्री है इसकी वजह से काफी फायदा हुआ है। जो गवर्नमेंट ने जो फ्री रखा है उसकी वजह से यह है कि आप देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत बड़ा है। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है अभी हर भारत के हर कोने में जहां भी कनेक्टिविटी है वहां पर आपको यूपीआई का कोड दिखता है और आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको नोट लेके घूमना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो इसको तो हम कह सकते हैं कि फ्री रखने की वजह से ये फायदा होने का काफी मतलब उसका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें कि फ्री है इसलिए हर हर कोई लेना चाहता है यूपीआई। तो एक तो है कि यो स्केल जो इनिशियली होना चाहिए कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे यूपीआई नई टेक्नोलॉजी है तो पहले तो क्रेडिट कार्ड थे या कैश था, तो उसको नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए काफी बार फ्री देने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर कोई ऐप से पेमेंट करना नहीं चाहता तो मर्चेंट कोड नहीं रखेगा और मर्चेंट के पास कोड नहीं होगा तो कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा। तो ये एक थोड़ा स्टार्टर प्रॉब्लम होता है। तो वो स्टार्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार ये फ्री दिया जाता है। तो जब फ्री दिया जाता है और जैसे ही इसका स्केल बढ़ता है तो अपने आप फिर वो अपने बलबूते पे आगे निकल जाता है कि और उसका स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। तो इसके बाद अगर हम सोचें कि अभी इसको मैंडेटरी फ्री रखने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग अभी काफी हद तक लोग समझ चुके हैं कि ये यूपीआई पेमेंट कैसे करते हैं। मर्चेंट समझ चुके हैं कि कैसे उस क्या फायदा होता है उसका। और सारे डेवलपर्स उसमें काफी काफी नए फीचर्स भी ला रहे हैं। तो ऐसा है कि ये फ्री रखने की अभी जरूरत नहीं है कि कंपलसरी फ्री हो। लेकिन अगर कोई फ्री देना चाहता है, जैसे कि अगर कोई बैंक देना चाहता है कि हमारा यूपीआई फ्री होगा या कोई पेमेंट प्रोवाइडर देना चाहता है कि हमारी तरफ से यूपीआई फ्री होगा, तो उनको इजाजत होनी चाहिए कि फ्री दे। कोई अगर कहना चाहता है कि हम महीने के इसके यूपीआई के 50 रुपए आपको चार्ज करेंगे, आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर लो, तो उनको भी इजाजत होनी चाहिए। ये हो सकता है कि जो 50 रुपए ले रहा है वो उसके साथ पेमेंट इंश्योरेंस दे दे, या फिर वो उसके साथ ट्रांजैक्शन आपका गारंटीड करे कि आपको फिर से 2 बार या 3 बार ट्राई करने की कोशिश ना करनी पड़े क्योंकि वो गारंटीड है। या फिर वो उसके साथ कोई और आपको ये दे सकता है कि आपने इधर 50 रुपए भरे हैं तो आपको शायद वो लोन ऑफर कर सकता है कि आप यूपीआई में इतना भुगतान करते हैं तो आपको लोन मिले। या आप मर्चेंट हो, आप इतना पैसा कमा रहे हैं हर महीने, तो उसके आगे आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है आपको, कि आप मर्चेंट हो तो आपको बेनिफिट मिले। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरीके से यूपीआई सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है उससे पैसा कमाने के कई तरीके हैं। तो कोई फ्री दे सकता है, कोई चार्ज कर सकता है, कोई मंथली चार्ज कर सकता है, कोई पर ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकता है, कोई बोल सकता है कि 10,000 रुपए तक का मैं फ्री दूंगा, 10,000 के ऊपर आप पैसे भरो। तो अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कह दो कि मैंडेटरी फ्री नहीं है तो अपने आप इसका चार्ज बढ़ने वाला है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप ये निकाल दो, फिर भी हर कोई यही चूज करेगा कि हम फ्री रखेंगे। ये हो सकता है क्योंकि अगर आप कह रहे हैं जैसे बहुत सारे फायदे हैं तो हर कोई फ्री देना चाहेगा। लेकिन अगर मैंडेटरी फ्री करो तो आप ये बाकी सारे जो क्वालिटीज हैं, जो नई चीजें आ सकती हैं इसमें, जो लोन्स आ सकते हैं, जो सिक्योरिटी आ सकती है, जो रिलायबिलिटी आ सकती है, उस पे शायद गलत इफेक्ट हो सकता है अगर आप कंपलसरी फ्री रखो। क्योंकि जैसे भी आपका अगर एक बार स्केल बन गया, इसके बाद अभी ऐसा है कि जो भी हैकर्स हैं जिनको अटैक करना है पेमेंट सिस्टम पे, वो तो अभी सोच रहे हैं ना कि ये बड़ा टारगेट बन गया। पहले तो बड़ा टारगेट नहीं था, बड़ा टारगेट बन गया। मतलब जो 2 साल पहले यूपीआई का जो रिस्क था उससे काफी बड़ा रिस्क हो गया। तो इस सब के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंडेटरी फ्री करके आप एक चीज के लिए ऑप्टिमाइज अगर करना चाहें तो शायद ये बाकी चीजों पे कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि फ्री जो रखना चाहता है वो रखे, लेकिन जो चार्ज करना चाहता है और इनोवेट करना चाहता है उनको उसकी इजाजत हो। बिल्कुल, मैं एकदम प्रणय अग्री करता हूँ मिहिर के साथ कि आई मीन मैंडेटरीली फ्री या इवन प्राइसिंग भी कभी-कभी सरकार क्या सोचती है कि हम प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, वो भी मत करो। हाँ, और अगर पॉलिटिकल सवाल है तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज ये हो सकता है कि सरकार बोल सकती है कि ग्राहकों को फ्री रहेगा, तो फिर ये पॉलिटिकल इशू नहीं बनेगा। ठीक है, और वो अक्सर होता ही है ऐसा। आई मीन यूजुअली इवन क्रेडिट कार्ड वगैरह में जो मर्चेंट होते हैं वही पैसा देते हैं, ग्राहक तो अक्सर नहीं देते। इनडायरेक्टली ऑब्वियसली फाइनली ग्राहक ही पैसा देता है हर चीज का, बट मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट सीधा सीधा आपको नहीं देना पड़ता है। कभी कभी कार्ड की फीस वगैरह होती है, लेकिन आप बोल सकते हो कि भाई ग्राहकों से मत चार्ज करो। तो एक तरीके का जो पॉलिटिकल वो उनके ऊपर प्रॉब्लम हो रही है वो चली जाएगी। उसके बाद में मार्केट पे छोड़ दो
और फिर मार्केट वाले खुद डिसाइड करेंगे यार छोटे छोटे मर्चेंट से एनीवे पैसा लेने का फायदा नहीं है किसी को कुछ, ठीक है, कलेक्ट करने का प्रॉब्लम ज्यादा है और कंपटीशन काफी है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं कि कंपटीशन कम है, कंपटीशन काफी है। और एक बार जब चार्ज अलाउ करोगे करना तो कंपटीशन बढ़ेगा ही, क्योंकि और प्लेयर आएंगे मार्केट में, अभी प्लेयर कम है मार्केट में मेरे हिसाब से। तो कार्टेलाइजेशन अगर अवॉइड कर सके कि कार्टेल नहीं बनना चाहिए कि ये सब आपस में मिलजुल के प्राइस फिक्सिंग कर रहे हैं वगैरह, तब तक मेरे हिसाब से चार्ज करने से यूपीआई के ऊपर इनोवेशन और बढ़ेगा। अभी मेरे ख्याल से इनोवेशन नहीं उतना बढ़ रहा है जितना हो सकता है। ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमने बना लिया है हिंदुस्तान में, हमको इसको और एनकरेज करना चाहिए। तो मेरा आर्गुमेंट एक इनोवेशन आर्गुमेंट है, और फ्रॉड कम करने से आप सिस्टम पे भरोसा बढ़ाएंगे, एक ये दूसरा आर्गुमेंट। हाँ, तो मुझे लोक नीति के दृष्टिकोण से मिहिर और सौरभ ये लगता है कि यहाँ पर ना सफलता सुधार के आड़े आ रही है। तो जैसे अक्सर होता है ना, लिमिटेड जब सफलता होती है, जैसे इसरो था, इसरो ने कई अच्छी ग्रेट चीजें की हैं, तो लोग कहते थे इसरो इतनी चीज कर रहा है तो प्राइवेटाइजेशन की क्या जरूरत है। तो उसमें अक्सर क्या होता है, हम लोग काउंटर फैक्चुअल नहीं देख पाते ना, कि अगर इसरो के साथ ही 1000 और कंपनियां होती तो क्या होता, वो हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते। तो हम लोग कहते हैं इसरो अच्छा तो चल रहा है, क्यों उसको तुम और प्राइवेटाइजेशन करना था। वही चीज शायद यहाँ पे हो रही है, हम लोग इतना मानने लगे हैं कि यूपीआई जो सक्सेस हुआ है, जो कि हुआ है, सफलता है, लेकिन हम लोग ये इमेजिन नहीं कर पा रहे कि कितना और सफल हो सकता है अगर अलग अलग मैकेनिज्म हो, इनोवेशन हो, जो आप दोनों ने बताया। तो होता है अक्सर सफलता आती है सुधार के आड़े, लेकिन जैसे इसरो के बाद हम लोगों ने सोचा कि ठीक है प्राइवेटाइजेशन की भी जरूरत है, शायद वैसा ही इस क्षेत्र में भी हम लोग सोच पाएंगे, ये आशा है। तो उसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर, अब आप पुलियाबाजी पे आने वाले सबसे ज्यादा नंबर में गेस्ट आ गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं पुलियाबाजी का लिसनर भी हूं, बड़े पैमाने पर मैं सुनने की कोशिश करता हूं। तो ये मेरा भाग्य है कि मैं आ पा रहा हूं, और आशा है कि आगे जाकर भी कोई ऐसे टॉपिक निकल आए जो हम पुलियाबाजी कर सके। बिल्कुल। तो इसी बात पे एपिसोड खत्म करते हैं, और सभी श्रोताओं से दरख्वास्त है कि आपको क्या लगता है इस विषय पर, हमें YouTube पे या ट्विटर पे या फिर ईमेल पे जरूर बताएं, क्योंकि ये विषय सबको इफेक्ट करता है। तो इस पर पुलियाबाजी जारी रहनी चाहिए। धन्यवाद। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Indradeep Ghosh. He is the Executive Director at Dwara Research, a non-profit public policy and research advocacy. He shares his insights on increase in credit offerings to the low-income groups in India. On Naan Curry, joining Sadaf and Archit is stand-up comedian Akash Mehta. The trio talks about weird food combinations and whether Mumbai can serve up a decent butter chicken. On the Musafir Stories, lawyer turned travel entrepreneur Paro takes us through Gokarna. This is located in Karnataka, and she gives us a glimpse of Dakshin Kashi, or Kashi of the South. On the Advertiser's Guide to the Galaxy, Karthik Srinivasan sheds light on a toothpaste brand trying to break conventional beauty standards and how the idea failed. And on Simplify, the gang breaks down the recent phenomena of the Great Resignation and its evolution into quiet quitting. Once again, I would like to remind you all about our merch store. Go and check it out on the website ivmpodcast.com. There's a link for shop. Click on that, it'll take you to our store. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Please do spread the word about the show. That really does help us. It helps all kinds of podcasts. And do remember to rate us or review us wherever you're listening to us or watching us. That could also be on YouTube. Remember, we have a number of channels on YouTube where you can go and check out our shows. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Volvo XC40 Recharge, Heads Up for Tails, HDFC Mutual Fund, and TransUnion Civil. Thank you so much for making this possible.